हाँ जी, तो आइए आप लोग अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। और इसमें हम लोगों ने 5 क्लास कर लिया है। 2 क्लास में और टारगेट है कि इसको खत्म कर देना है। आज हम लोग जनजातीय आंदोलन, कांग्रेस की स्थापना और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये मजदूर आंदोलन, उसके बाद जनजातीय आंदोलन हम लोग देखेंगे। ठीक, एकदम जल्दी जल्दी, टाइम कम है, काम ज्यादा है। क्लास डिस्टर्ब मत कीजिएगा, शांति बना के रखिएगा और सिर्फ रामायण सुनते है। देखी थी बोला ना? देखी थे ना? सब बाइसेप निकाल दबू हम। देखो यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने किसानों का आंदोलन पढ़ा था, और किसानों के आंदोलन में सबसे पहले हम लोग गांधी जी का 2 आंदोलन पढ़े, फिर मोपला वाला पढ़े। जो भी आंदोलन था किसानों का, किसान सभा के गठन वगैरह हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मजदूर आंदोलन। देखो यूरोप में औद्योगिकरण हुआ, यूरोप में भी कहाँ? इंग्लैंड में। ठीक, और उसी के साथ यहाँ पे मार्क्सवादी विचारों का भी विकास हुआ। ये हम लोग इतिहास के दूसरे चैप्टर में और बढ़िया से देखे थे कैसे वहाँ पे हम पूरा कहानी बताए थे कि औद्योगिकरण आया, कैसे मजदूरों का शोषण शुरू हुआ और कैसे मार्क्सवादी जैसे लोग आए, मार्क्स जैसे, कार्ल मार्क्स जैसे लोग आए जो समाजवाद के जनक माने जाते हैं, और उनके विचारों का कैसे विकास हुआ। ठीक, तो ये चीज पहले कहाँ हो रहा था? यूरोप में, यानी यूरोप के जो फ्रांस, इंग्लैंड वगैरह देश है वहीं पे। बाद में ये प्रभाव कहाँ तक फैला? बाकी के देशों में भी, यानी दूसरे महादेशों में, जैसे भारत है, चीन है, रूस है, उन देशों में भी इसका प्रभाव पड़ा, वहां भी ये चीज फैला। भारत में भी औद्योगिक प्रगति के साथ साथ मजदूर वर्ग में चेतना जागृत हुई। यहाँ पे भी औद्योगिक विकास हो रहा था, तो यहाँ पे भी मजदूरों का शोषण हुआ, तो यहाँ के मजदूरों में भी जागृति आई, वो भी जगे, वो भी अपने शोषण के खिलाफ आवाज उठाएं। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में सुब्रमण्यम अय्यर ने, थोड़ा सा गलती लिखा ली, सुब्रमण्यम होगा, अय्यर ने मजदूरों के यूनियन की गठन की बात कही थी। सबसे पहले यहाँ पे मजदूरों का एक संगठन होगा, इसकी बात कौन की है? यह है सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम ऐसे नाम रहता है। ठीक, तो सुब्रमण्यम अय्यर जो है, इन्होंने ही पहली बार मजदूरों के एक यूनियन यानी एक संगठन के बात की है कि मजदूरों का जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजदूरों को एक होना होगा, उसके लिए उनका एक संगठन होना चाहिए। ठीक, उसी टाइम दूसरी ओर यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन का भी प्रभाव मजदूरों पर पड़ रहा था। यहाँ पे मजदूर संगठन की बात हो रही थी और देश की आजादी के लिए भी आंदोलन चल रहा था, यानी अंग्रेजों पे दोनों तरफ से प्रभाव था, दबाव डाला जा रहा था। और इन सब चीजों में मजदूरों को, किसानों को, क्योंकि लोगों को पता था कि अगर आंदोलन को बेहतर बनाना है तो सब लोगों को एक साथ आना होगा, तो वहां पे भी मजदूर इन सबों को बातों को ध्यान रखा जाता था, तो वहां से भी इनको प्रभाव पड़ रहा था। 1917 में अहमदा में प्लेग की महामारी फैल गई थी। कहानी देखो कैसे शुरू होता है। 1917 में ये होता है, गांधी जी भारत आए हुए हैं, अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैली और मजदूरों को यहाँ शहर छोड़ के जाना जरूरी हो गया, मजबूर हो गए, क्योंकि प्लेग की बीमारी जैसे समझो कि कैसे कुछ वर्ष पहले, 2-3 साल पहले कोरोना था, बिल्कुल वही वाला स्थिति। तो लोग अपना शहर छोड़ के भाग रहे थे अपने गांव, तो यहाँ भी इस टाइम पे भी लोगों को शहर छोड़ के गांव भागना मजबूरी हो गया था। अगर वो मजदूर गांव भाग के आ जाएंगे तो फैक्ट्रियां तो बंद हो जाएगी। जो व्यापारी है, औद्योगिक वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के, उद्योगपति, उन लोगों का तो पूरा फैक्ट्री बैठ जाएगा। ठीक, लॉस में चले जाएंगे। तो उस चीज से रोकने के लिए मजदूर शहर छोड़ के ना जाए, वो फैक्ट्रियों में काम करते रहे, इस चीज को करवाने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जो भी मिल के मालिक थे, उद्योगपति थे, उन्होंने मजदूरों को वेतन को बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया। ले, अब मजदूर वेतन के लोभ में यहाँ पे रहेगा, जहां मिलेगा 10,000 वहां कर दिए हम 15,000 20,000 एक के बाद, लोभ में रह जाएगा, क्योंकि घर की आवश्यकताएं हैं, तो उसके वजह से उसको रहना पड़ेगा। तो इस तरह से बढ़ा दिया, और जैसे ही महामारी खत्म हुआ वो वेतन भी कम कर दिया गया। अब मजदूरों को वेतन का लग गया था यहाँ चस्का, उनको वैसे भी उनको जरूरत थी, उनके मजदूरी के अनुसार उनको मजदूरी मिलता नहीं था, जो काम करते थे काम के अनुसार उनको मजदूरी नहीं मिलता था। और यहाँ पे पहली बार तो मिल रहा था महामारी के टाइम पर, अब महामारी खत्म होने के बाद वो कम किया जा रहा था, और इस बात से मजदूर नाखुश थे, और वे लोग इसका विरोध करेंगे कि जी नहीं,
वेतन जितना है उतने रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे यहीं से विरोध शुरू होता है, क्योंकि मजदूर इससे संतुष्ट हो गए। उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, महंगाई भी बढ़ गई थी और जितना वेतन था उतना में मजदूरों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही थी। लेकिन महामारी के टाइम जो वेतन बढ़ाया गया था उससे स्थिति कुछ बेहतर हुई थी। तो मजदूरों की मांग की थी कि वो वेतन कम नहीं किया जाए, उतना ही रहे। ठीक, महंगाई के कारण उनके बोनस में भी कटौती किया गया था। मजदूरों को बोनस मिलता है दिवाली सब पे, खास करके ज्यादातर दिवाली पे, यानी दोगुना महीना, तो वो चीज में भी कटौती कर लिया गया था। तो मजदूर के यही सब मांग था। गांधी जी ने मजदूरों के मांग का समर्थन किया कि मजदूर की जो मांग है वो सही है, और मिल मालिकों के साथ मिलकर वो मध्यस्थता का प्रयास किए, समझौता कर ले। और जेकरा से अंग्रेज डर रहा है ओकरा सामने मिल मालिक के का औकात, समझौता कर ही लेगा। तो यहाँ पे गांधी जी के सुझाव पर बोनस पुनः से लागू कर दिया गया और उसका दर 35% निर्धारित किया गया। कहा गया कि 35% मिलेगा, यानी जितना आप कमाते हैं उसमें बोनस के रूप में 35% जोड़ के, अगर किसी व्यक्ति का 100 रुपये इनकम है तो बोनस मिलेगा, तो मिला के कितना मिलेगा उसको 135 रुपये। 100 रुपया अब 35% उसका आ जाएगा 35 रुपया, तो टोटल कितना मिलेगा बोनस मिला के 135। तो ये चीज यहाँ पे किया गया था। 1917 में ही रूस के क्रांति हुआ था, पता है। और रूस के क्रांति का कम्युनिस्ट इंटरनेशनल तथा श्रम संगठन की स्थापना कुछ विदेशी घटनाएं थी। जब रूस के क्रांति हुआ तो उसी टाइम पे कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन लेनिन कर दिया था, बोल्शेविक दल को नाम बदल के। ठीक, इसी टाइम पे श्रम संगठन की भी स्थापना की गई थी। और इस वजह से ये सारी विदेशी घटनाएं आसपास के देशों में भी अपना प्रभाव दिखा रहा था, उसका प्रभाव दूसरे देशों पे ही पड़ रहा था। यहाँ के देखा देखी भारत के भी मजदूर कहेंगे कि मेरे देश में भी मजदूरों का संगठन होना चाहिए। तो ये चीज हुआ, इसका प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे भी पड़ा और मजदूर वर्गों पे भी पड़ा। इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा था, कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव आंदोलन पर, श्रम संगठन का प्रभाव मजदूरों पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये इसके लिए और ये इसके लिए। ठीक, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये अंडरलाइन कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है अब तक में। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में AITUC। ठीक, इसको हिंदी में लिखा आएगा तुमको अखिल भारतीय मजदूर संघ, लिख लो। तो क्या ओकरे वाला है ना, क्योंकि ट्रेड है, ट्रेड मतलब तो ऐसे व्यापार होता है, वही होगा। बाकी हम ऑब्जेक्टिव में देखा लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन वही होगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। ठीक, तो इसकी स्थापना किया गया था। इस स्थापना के सुझाव कौन दिए थे? CR दास, चित्तरंजन दास पूरा नाम है। उन्होंने सुझाव दिया था कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। अगर आंदोलन को महत्वपूर्ण बनाना है, बड़ा बनाना है, तो किसान और मजदूर को साथ रखो। ये कौन कहा था? चित्तरंजन दास ने। ठीक, और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इसकी स्थापना भी किया गया था। समझ गए? उसके बाद आगे देखिए, इसी टाइम पे वामपंथी मतलब होता है कम्युनिस्टों को ही क्या कहा जाता है? वामपंथी भी कहा जाता है। इनके विचारों का भी लोकप्रियता बढ़ रही थी, यानी इनके विचारों का भी प्रभाव पड़ रहा था लोगों के ऊपर। ठीक, और मजदूर आंदोलन और सशक्त यानी और मजबूत होते जा रहा था, और इस सब वजह से ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ते जा रही थी। मजदूरों के विरुद्ध वो दमनकारी उपाय भी अपना रहा था, क्योंकि मजदूर आंदोलन कर रहा था, अपनी मांग को सरकार के सामने रख रहा था। हम तनी ज्यादा ना लड़खड़ा रहे हैं बोले में, ऐसा काहे हो रहा? रुक जाओ 1 मिनट। टुन प्रणाम विपिन सर। विपिन अब सर हो गए देखो यहाँ पे। तो अंग्रेज सब मजदूरों के मांग को नहीं मानना चाहता था, उसको दबाना चाहता था और दमनकारी नीति को अपना रहा था। इसी क्रम में 1929 में, मार्च 1929 में जो कम्युनिस्ट नेता थे यहाँ के, उनके विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर, मेरठ में जो लूटपाट हुई थी उसके आधार पर उनको पकड़ा गया था। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था।
और इसी दौरान 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। 29 में ये किया गया, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया। किस एथी पे, किस आधार पे? मेरठ में जो लूट मार किया गया था उसके आधार पर, मेरठ संयंत्र के नाम पर। भगत सिंह इसमें नहीं है, भगत सिंह का अलग अपना पार्टी है। तो यहाँ पे ये काम कर रहे थे और उसी बीच गांधी जी आंदोलन चला देंगे 1 साल बाद। ये भी तो मार्च में चला था, 12 मार्च के शुरू किए, 5 अप्रैल को पहुंचे, 6 अप्रैल के नमक कानून तोड़े थे। तो अगले वर्ष यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था और इसे आरंभ में ही मजदूरों का समर्थन प्राप्त था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूर भी शामिल था, लेकिन 1931 में वो गड़बड़ हो गया। जो अभी हम लोग देखे थे, ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1930 है ना, 31 अक्टूबर 1920 है ना, 31 अक्टूबर 1920। तो इस टाइम पे 31 में आकर के ये पार्टी का हो गया, ये टूट गया, बंद नहीं हो गया, टूट गया। कितने भागों में टूटा? तो एक बना तुमको ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड यूनियन कांग्रेस, 3 गो बन गया। एक है तुमको ये जो 31 अक्टूबर 1920 को बना, वो 1931 में आकर के 3 भाग में टूट गया, जिसमें से यही 3 है तुमको, 1, 2 और 3। इस 3 नामों में वो टूट गया। इसके बाद भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की ये पार्टी टूट गई, जो यूनियन थी बना था ट्रेड यूनियन वाला, वो टूट गया। लेकिन कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे अभी भी इस चीज के समर्थन में थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। ये सभी वो लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। वो चाहते थे कि ये चीज हमारे देश में आए, ठीक। तो ये लोग रहे और मजदूरों का समर्थन भी करते रहे, मजदूरों को मांग का भी समर्थन करते रहे। उसके बाद मजदूरों के लिए उतना ही चीज है। अब आ जाइए हम लोग जनजातीय आंदोलन में। तो जनजातीय आंदोलन में क्या हुआ है, 1-2 पढ़ना है, ज्यादा नहीं, आदिवासियों ये सब का। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जितना महत्वपूर्ण यहाँ के नेता के रहा है, यहाँ के क्रांतिकारियों का रहा है, यहाँ के मजदूरों का रहा है, यहाँ के किसानों का रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ के जनजातियों का भी रहा है, ठीक। जैसे रानी गिंडालियो, ठीक, तो उनका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। 19वीं शताब्दी के तरह 20वीं शताब्दी में भी भारत के अनेक भागों में आदिवासी विद्रोह हो रहे थे। विद्रोह हम लोग 9th क्लास में तो कई सारा पढ़े थे, एक पूरा जनजातीय का विद्रोह था चैप्टर में, ठीक। तो देखें कि एकदम 1816 ईस्वी से ही आंदोलन होते आ रहा है, ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ जनजातीय वर्ग लड़ते आ रहे हैं। तो 1900 वाले ईस्वी में भी होगा, यानी 19वीं शताब्दी में भी और 20वीं शताब्दी में भी ये आंदोलन चल रहा था, ठीक। ये विद्रोह भारत के अलग अलग हिस्सों में हो रहा था, अलग अलग क्षेत्र में, ठीक। जैसे दक्षिण भारत के गोदावरी पहाड़ी में यहाँ पे एक जगह हुआ करता था रंपा प्रदेश, यहाँ पे विद्रोह हुआ था कब? 1916 में। तो पूछा जाता है रंपा विद्रोह कब हुआ था? MBBI क्वेश्चन एक किताब के पीछे ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक। तो 1916 में यहाँ ये हुआ था। 1922-24 में अल्लमूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में होने वाले बड़े विद्रोहों की भूमिका का ये कार्य किया था, ठीक। साहूकारों द्वारा शोषण, झूम की खेती, जमाने से चले आ रहे चराई संबंधी अधिकारों पर रोक, ये सब जनजातियों के द्वारा हो रहा था, जनजातियों पर हो रहा था। पहला चीज क्या हो रहा था? साहूकार उनका शोषण कर रहा था। जो महाजन है, जो कर्ज सब देने वाला, वो जनजातियों को पैसा दे दे के इतना न कर्ज बढ़ा देता था, उसका ब्याज की चुका ही नहीं पाओ, तो वो शोषण, इसके खिलाफ विद्रोह होता था। तो झूम की खेती पर इन लोगों को रोक लगा दी गई थी, जो घूम घूम के खेती करते हैं, घुमंतु खेती, उस पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा सदियों से जनजातियों का पूरा जीवन तो बने रहा था, सब आवश्यकता की चीजें उनकी पूर्ति कहाँ से होती थी? वन से। पशु अपना मवेशी कहाँ चराने ले जाते थे? वन में। लेकिन कुछ नियम बना करके इनको वन में जाने से ही रोक दिया गया था। तो इन सभी के खिलाफ यहाँ आदिवासी जो है वो लड़ रहे थे, और इस में जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम है अल्लमूरी सीताराम
राजू और छापामार युद्ध छेड़ दिए थे। छापामार युद्ध के बारे में पिछले चैप्टर में बताए हैं। छापामार युद्ध मतलब छिप के वार करना, ठीक, दांव लगा के, ठीक। आगे देखिए, काहे रे बेचैनिक धर ले हो। इस विद्रोह को दबाने के लिए वहां की सरकार, जो मद्रास की सरकार है, वो पूरा जोर शोर से एकदम एड़ी से चोटी तक वो दम लगा दिया, रुपया पैसा सेना सब लगा दिया कि इस विद्रोह को दबाना है तो दबाना है। और अंततः 6 मई 1924 को रामलू राजू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गोली मार के उनकी अल्लमुड़ी सीताराम राजू, अल्लमुड़ी सीताराम राजू के यहाँ बात हो रहा है, ठीक। तो उनको क्या किया गया, गिरफ्तार के, देख ले पीछे एक बार, अभी नहीं दिखाए, कहाँ रहती है तुम, कुछ ही नाम है, हम रामलू राजू बोल दिए हैं, नहीं, अल्लमुड़ी सीताराम राजू। तो ये यहाँ पे इनको गिरफ्तार करके और इनको मार दी गई गोली। और उनको मरने के बाद मई में इनको गिरफ्तार किया गया और सितंबर आते आते पूरा आंदोलन ही खत्म, क्योंकि लीडर को ही मार दिया गया। समझ गए। तो रंपा विद्रोह क्या था, पूछे तो बताई देब। आदिवासियों का साहूकारों द्वारा शोषण, झुम की खेती पर रोक, चराई संबंधी पर अधिकार पर रोक को लेकर के अल्लमुड़ी सीताराम राजू के नेतृत्व में 1916 में एक विद्रोह छिड़ा गया था रंपा प्रदेश में, जिसको रंपा विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक। इतने तो तुमको लिखना है, अगर पूछे तब रंपा विद्रोह क्या था, इतने बात लिखना है, उतना में से बस इतने लिखना है, ठीक। अब पूछा जाएगा अल्लमुड़ी सीताराम राजू को कब गिरफ्तार किया गया या कब गोली मारी गई, तो आपको ये डेट याद रखना है, ठीक। रंपा विद्रोह कब खत्म हुआ, तो ये याद रखना है। उड़ीसा के सामंतवादी, आवाज उड़ीसा में, यहाँ पे उड़ीसा के सामंतवादी एक रियासत था, उस रियासत का नाम था दसपल्ला। ये जगह के नाम है, एक रियासत, एक छोटा सा राज्य है उड़ीसा में जिसका नाम था दसपल्ला। यहाँ पे भी अक्टूबर 1914 में कौन सा विद्रोह हुआ था, खोंड विद्रोह, ठीक, अंडरलाइन कर लो। और यह है उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही इसने अलग अलग रूप धारण कर लिया। असल में लड़ाई शुरू हुआ था उत्तराधिकारी को लेकर के। मान लो यहाँ के जो सामंत होगा वो मरा होगा तो उसके जगह कौन आएगा, तो उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई शुरू हुआ, ये खोंड विद्रोह, और फिर ये अलग अलग रूप पकड़ लिया। सब अपनी अपनी लाइन से, यानी अपनी अपनी मांगों के अनुसार लड़ने लगे। अंग्रेज को डर बन गया कि ऐसा ना हो कि खोंड विद्रोह इतना फैल जाए, इतना फैल जाए कि फिर हमारे लिए ये नुकसानदेह हो जाए। तो इस बात को उनको डर था, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो फैलते फैलते ये काला हांडी बस्तर तक फैलने का उसको डर था। यानी कि जो खोंड है, जो 10 पल्ला है, तो अंग्रेजों को डर था कि यहाँ से आंदोलन अगर नहीं रोका गया, विद्रोह नहीं रोका गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा। क्या हो रोई थे कि हाँ बोली थे, हाँ तो रोई थे, क्या बोल रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन शीघ्रता से करने का प्रयास किया कि जितना जल्दी हो इस खोंड विद्रोह का क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पे क्या किया गया, खोंडों का जो गांव था पूरा का पूरा गांव जला के नष्ट किया जाने लगा। गांव खत्म कर दो, न रहेगा न विद्रोह करेगा। ये था तुमको खोंड विद्रोह। इतना खोंड विद्रोह में तुमको याद रखना है, समझ गए। इस विद्रोह ने अंग्रेजों और आदिवासियों के मध्य एक युद्ध का माहौल बना दिया था। अब देखो दो बार टाइप हुए है, एक युद्ध का माहौल बना दिया। और इसके अफवाह ने, क्योंकि अफवाह भी तो फैल जाता है, कुछ झूठी बातें भी साथ में फैल जाती है, उस वजह से क्या हुआ, छोटा नागपुर के जो उरांव जनजाति के लोग थे उन लोगों ने वहां पे विद्रोह कर दिया। अब जैसे उनको पता चला होगा कि खोंड में लोगों को अंग्रेज क्या करा, पूरा पूरा गांव जला रहा है, यहाँ पे भी विद्रोह शुरू, तो यहाँ भी विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन यह आंदोलन अहिंसक था, यानी लड़ाई झगड़ा वाला आंदोलन नहीं था। 1914 से 1920 तक ये आंदोलन चला था, किनका, उरांव जनजातियों वाला, ठीक। और इसका नेता कौन थे, यात्रा भगत, ये आपको याद रखना है।
उरांव जनजातियों ने जो आंदोलन किया था उसका नेता कौन थे? जतरा भगत, 9th में भी बताए हैं। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया था कि हमारे समाज में कुछ सुधार किया जाए और शिक्षा में सुधार किया जाए, यही इनका मांग था। इसमें एक ईश्वरवाद पर बल दिया गया, यानी एक ही ईश्वर पे बल दिया गया कि ईश्वर एक ही है। मांस, मदिरा, आदिवासी नृत्य, ये सभी चीजों से उनको, आदिवासियों को दूर रहने के बात किया गया कि ये सब चीजें खराब है, इन सब चीजों से हमें दूर रहनी चाहिए। यही आंदोलन का मुख्य था। तो उतना ज्यादा ये अंग्रेजों के लिए विनाशक नहीं था, ये उनको इससे कोई खास नुकसान नहीं था। खोंडवाला से डर था, फिर एक और रंपावाला से डर था, इसलिए वहां पे क्या किया गया? उनको दबाने का अंग्रेजों ने पूरा प्रयास किया। उसके बाद 1920 के गांधीवादी असहयोग आंदोलन में यह आंदोलन इसका हिस्सा बना था। सब बड़ा हल्ला करी थे, बोले तो चुप रहला ना, तो हम अलिए ना तो पीट देबी, कहो कि मैं यहाँ हल्ला ना करो, बोलो कस के। और मैं वो है विपिन सर हैं, उसको कहो कि तू डंडा ले खींच दबा के 4-5 गो के ना, तो सब डरा जाते। इधर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी आंदोलन का भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा था। जनजाति इसमें इसका समर्थन कर रहे थे, तो इस तरह से इनका भी आंदोलन चल रहा था और धीरे धीरे जनजातियों का आंदोलन भी राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ते जा रहा था। इस नाम मानते हो, इसे मना दे। ठीक, हल्ला कौन कर रही थी? आएंगे ना तो कलम घोंप देंगे, तो डरे न लगता है। हम मगहिया भाषा बोली थी ना, आएंगे तो कलमों घोंप देंगे, कादो डरे न लगता है। कादो हमने के मगही भाषा है। हाँ, कादो बोला है, मम्मी ने बोला तूने, कादो डरे न लगी थे। हाँ, हमने के हिंदी में इसको बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? कादो डरे न लगे थे, इसको हिंदी में बोलो तो हमको तो लगे ना बिना कादो के लिए हमारा सेंटेंस पूरा होगा, कैसे बोलेंगे? वो मजे नहीं आ रहा है, अब बोलेंगे क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? मजा आ रहा है, कादो डरे न लगे थे। दम है बात में, अरे मगहिया हैं हम। चलिए 1917 में मयूरभंज में संथालों ने विद्रोह किया। मणिपुर में थोडोई कुकियो, ये सब जनजाति के नाम है। इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था और 2 वर्षों तक वहां पे छापामार युद्ध चल रहा था, छिप छिप के वार किया जा रहा था। इसमें पोथांग प्रथा, जिसमें बिना मजदूरी के अधिकारियों का सामान उठाने के लिए आदिवासियों को बाध्य किया जाता था, तथा सरकार द्वारा झूम की खेती पर प्रतिबंध लगाए जाने की शिकायतें भी प्रमुख कारक सिद्ध हुए थे। अब इसमें देखो, अगर पूछ देवे तुमसे कि पोथांग प्रथा क्या था, तो तुम लिखना है कि इस प्रथा के अनुसार आदिवासियों से बिना मजदूरी के सामान उठाया जाता था अंग्रेज अधिकारियों द्वारा। हाँ, उसमें वो वाला जो है ना रोल है, वो शायद इनके से है, अल्लू मरुद सीताराम राजू से इंस्पायर्ड है, वो जो NTR के रोल है, समझ गया? अब कंफर्म नहीं, लेकिन शायद है उन्हीं से, क्योंकि वो भी जनजाति में रहता है, जंगल में रहता है। ये वाला समझ में आप पोथांग प्रथा पूछेगा तो क्या बताना है? अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा आदिवासियों से बिना किसी मजदूरी के सामान उठाने के लिए बाध्य किया जाता था, उनको मजबूर किया जाता था, और इसी प्रथा को क्या कहा जाता था? पोथांग प्रथा। समझ गए? अगर पूछे तो यही लिखना है। ओके, आगे आ जाए। 1930 में सविनय आंदोलन हो रहा था, और इस टाइम पे भी कई सारे जनजातीय आंदोलन हो रहे थे। या सबको छोड़ दो, हम लोग जेलियांगरोंग आंदोलन को सिर्फ याद रखते हैं, 8th क्लास में पढ़े थे, गिंडाली बोला, जादो नांग बोला,
ठीक, याद है। तो जेलियांगरोंग आंदोलन में जादू नांग को तो मार दिया गया, फांसी दे दी गई। फिर उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? जिंडाली, उसकी बहन। और उस आंदोलन को किसके साथ जोड़ दी थी? गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से। तो बस कहानी यहाँ यही समझो कि यहाँ पे भी आदिवासी जो है वो देश के राष्ट्रीय आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। यहाँ पे तुमको बस इतना ही जानना है। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी साथ दी थी सब, जितना भी आंदोलन हो रहा था उसको साथ में मिलाया गया था। ठीक है, तो इस तरह से ये आंदोलन तुम्हारा चल रहा था और ये आंदोलन हुआ खत्म। अब आप आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। कहानी एकदम पढ़ते हैं हम लोग शुरू से कि आखिर इसकी स्थापना कैसे हुई। तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये कि कब स्थापना हुआ, किसने किया, कितने लोग शामिल थे। हाँ, अगर पूछ देवे कि कांग्रेस के पार्टी की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, तो उसका जवाब आपको यहीं से मिलेगा। उसी में से छांट के आपको लिखना है उतना ही बात। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे कौन सा साल चल रहा था? 1885, यानी 1885। 15 साल बाद ये शताब्दी का हो जाएगा खत्म, एक नई शताब्दी की शुरुआत होगी। तो अंतिम चरण चल रहा है, 50 के बाद उधर चला जाता है तो उसको हम लोग उत्तरार्ध बोलते हैं। ठीक, तो उत्तरार्ध में थे, अंतिम चरण में हुआ। उसके बाद यह संस्था भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था थी। अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत को जोड़ने वाला, अखिल को अंग्रेजी में ऑल भी बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ पे पूरे भारत की राजनीति को जोड़ने वाला ये पहली संस्था है भारत के। ठीक, इसके स्थापना के बाद ही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा मिला था, एक नई गति मिली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले आंदोलन नहीं हो रहा था या इसके पहले कोई पार्टी नहीं थी। इसके पहले भी कई सारी पार्टियां हैं, देख लो, तुमको किताब में बॉक्स बना के दिया गया है, और जितना भी वो सब 1885 से पहले की पार्टी है। तो पार्टियां तो थी, लेकिन जो प्रभुत्व स्थापित करना था, जो पूरे राजनीति को एक में जोड़ना था, वो करने में ये सारी पार्टी असफल थी। वो ये नहीं कर पा रहा था। वो कौन किया? कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व थोड़ा ज्यादा है। वहां से राष्ट्रीय आंदोलन को एक नया कहो कि एक स्पीड मिला, उसमें गति आई। आंदोलन चल रहा था धीरे धीरे, ये सब पार्टियां उसको धीरे धीरे ले जा रही थी, वो उसको गति दिया। ठीक, तो देखो, तो इससे पहले भी कई सारे पार्टियां यहाँ पे बन चुकी थी। इसके अलावा कई सारे आंदोलन भी हो रहे थे। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि आधुनिक शिक्षा पद्धति के प्रसार को लेकर के, समाचार पत्रों के विकास, धार्मिक सुधार आंदोलन, मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उत्थान, यूरोप में चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन का भारतीयों पर प्रभाव, उसके बाद राष्ट्रीय चेतना का यहाँ पे जन्म, ये सारी चीजें इसके निर्माण से पहले हो रहा था। कांग्रेस के निर्माण से पहले ये सारी घटनाएं हो रही थी। ठीक, कई सारी इसके लिए पार्टियां भी बन रही थी, लेकिन वो चीज नहीं कर पा रहा था जो कांग्रेस किया है। ठीक, देखिए, समय बीतता गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिदिन बढ़ता गया। लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगते जा रहा था, लेकिन शुरुआत में आंदोलन कहाँ तक रह गया था? सिर्फ शिक्षित मध्यम वर्गीय लोग के पास तक। लोअर को कुछ लेना नहीं रहता है, अपर वाला तो सोचने का रहता है, बीच में फंस जाता है मिडिल क्लास। इसलिए हमेशा जो क्रांति होती है, जो आंदोलन होता है, वो कौन करता है? मिडिल क्लास वाला, क्योंकि उसका एक टंगड़ी उस तरफ और एक टंगड़ी इस तरफ है, यानी एक नल्ला में है और एक गंगा में है। वो चाहेगा कि हम कहाँ जाएं? गंगा में, लेकिन गंगा में जो दोनों पैर जमा हुए वो तुमको उसमें आने नहीं देगा, वो तुमको धक्का देगा। तो वो जब हमको धक्का देगा तो हम इधर से जो नल्ला में बाकी के लोग जिनका दोनों पैर नल्ले में है, उनको हम जगाएंगे कि देखो मेरा एक पैर वहां पे है, वहां पे ज्यादा स्वच्छ पानी है, उधर चलना है। और इधर के लोगों के जोर पर हम पूरा सब के सब उधर जाएंगे, क्योंकि उधर गंगा में जो है वो माइनॉरिटी में है और हम लोग मेजोरिटी में है। तो हम लोग उनको धक्का देकर उसमें अपना जगह बनाएंगे। ठीक, इसको आप अब समझ लीजिए कि समाज में स्थान को लेकर के किसी को एकदम नीचे रखा गया है, किसी को एकदम ऊपर। तो नीचे वाला कहाँ ना चाहता है? ऊपर। एक होता है मिडिल क्लास,
वो बेचारा आधा उधर आधा इधर, तो इन लोगों को लेकर के वो उसको जागरूकता लाता है। चाहे कोई भी क्रांति हुआ है तो देखो उसमें मध्यम वर्गीय है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई पिसता है तो मध्यम वर्गीय है। शोषण सबसे ज्यादा किसी का होता है। मेन बात देखो हो रहा है छोटे जाति का भी, या जो नीचे हैं, नीचे दब के रह गए हैं, उनका भी शोषण है, लेकिन उनको एहसास नहीं है। वो मान लिए कि मेरा यही जिंदगी है, उनको 4 थप्पड़ मारो वो उनको में सम्मान नाम के पता नहीं रहता कि हमको सम्मान क्या है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं अपमान, तो उसमें जीने की उनकी आदत हो गई है। लेकिन मध्यम वर्ग वालों में एक चीज होता है इज्जत, सम्मान। कुछ हो चाहे ना हो, सम्मान हमारा बहुते है। सम्मान पे हमारा कैसे चोट कर दिया, और उस सम्मान को मांग करता है कि हमको मिलना चाहिए, और साथ साथ में उसको भी लेकर के जाता है कि हमको मांग दो, हमको भी दो और इसको भी दो। ऐसे करके आगे बढ़ता है, वही क्रांति का रूप ले लेता है। सब क्रांति के यही थीम रहा है, यही कारण रहा है। तो देखो इस टाइम पे कई सारे यहाँ पे पार्टी बन गए थे। जैसे यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन ने रेंट बिल का विरोध किया था। उसके बाद लॉर्ड लिटन द्वारा जो प्रेस अधिनियम बनाया था, हम प्रेस अधिनियम ये सब लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक ना, लास्ट चैप्टर में है, तो उसका भी यहाँ पे विरोध इसके द्वारा किया गया था। यानी कि पहले से भी कुछ पार्टियां थी जो सरकार के नीतियों का विरोध कर रही थी, लेकिन उतना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर रही थी जितना कांग्रेस किया है। ठीक, तो सरकार को प्रेस अधिनियम वापस भी लेना पड़ा था। ये जो लॉर्ड लिटन प्रेस अधिनियम लाया था, जब उसका विरोध हुआ तो सरकार को वापस भी लेना पड़ा था। लेकिन अभी कोई अखिल राजनीतिक संगठन नहीं था, ऐसा संगठन नहीं बना था जो पूरे देश के राजनीति को एक में बांध सके, एक जगह इकट्ठा कर सके। ठीक, फिर भी यह विजय भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक मार्ग प्रदर्शन के काम किया, मार्ग प्रशस्ति, एक नया रास्ता दिया कि हम चाहें तो अंग्रेज से काम करवा सकते हैं, बस जरूरत है हमें किस चीज की, एकजुटता की और दिमाग में। और उसके बाद उसी दौरान हमारा 1857 की क्रांति सफल हो गई थी। उस वजह से भी लोगों के दिमाग में चला था कि आखिर बार बार हमारा ये आंदोलन फेल क्यों हो जा रहा है, हमारी क्रांति फेल क्यों हो रहा है। 1757 से लेकर 1857 तक 100 साल के बीच सब फेल हो जा रहा है। तो उसका वजह समझ में आया लोगों की कि एकजुटता नहीं है। एकजुटता क्यों नहीं है? राष्ट्रवादी भावना नहीं है। तो क्या करते हैं, राष्ट्रवादी भावना पहले लोगों में जगाते हैं, पहले एहसास दिलाते हैं कि देखो कैसे ये लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। जब वो उनको इस चीज का एहसास हो जाएगा तो वो आंदोलन तो खुद करने लगेंगे। तो ये चीजें करने की जरूरत थी, और इन सभी चीजों के लिए एक बहुत बड़े पार्टी की आवश्यकता थी, और उस पार्टी का नाम रखाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक, तो वो हम लोग आगे देखते हैं। एकरा में कुछ न है, लॉर्ड रिपन का काल में पास हुआ इल्बर्ट बिल। आप यहाँ पे बस यही कर सकते हैं, लॉर्ड रिपन और इल्बर्ट बिल को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, कि इल्बर्ट बिल कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड रिपन। ये इंपॉर्टेंट है, तुमको पूछेगा। अब जरूरी नहीं कि एकदम पूछ ही लेगा, लेकिन सवाल पूछता है, ठीक ना, तो वो वहां से खाली अंडरलाइन कर लो। इल्बर्ट बिल कौन लाया? लॉर्ड लिटन। आगे देखिए, उसके बाद 1883 के दिसंबर में इंडियन एसोसिएशन के सचिव जो उस टाइम पे थे, जिनका नाम था आनंद मोहन बोस, उन्होंने कलकत्ता में एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाया। यानी पूरे देश के राष्ट्रवादी नेता जो थे उनके साथ एक मीटिंग तय हुआ। कहाँ? कलकत्ता में। कब? 1883 में, दिसंबर महीने में। ठीक, और यहाँ पे बात किया गया कि हम लोगों को एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना करना चाहिए, और उसका उद्देश्य क्या होगा कि पहले स्थापना कीजिए, और जितने भी बिखरे हुए राष्ट्रवादी नेता लोग हैं, पार्टियां हैं, उन सबको क्या करो, एक में जोड़ो, हम लोग एक हो। जब एक होकर के एक साथ वार करेंगे तब सरकार को उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसी उद्देश्य से ये मीटिंग रखी गई। परंतु दूसरी तरफ एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी भी था जिसका नाम था एलन एक्ट्रोविजन ह्यूम, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, AO ह्यूम। ये भी एक व्यक्ति था। इसने भी यहाँ पे इस बात के लिए दिशा निर्देश देना शुरू किया। रिटायर्ड अधिकारी है, ब्रिटिश कंपनी में ही काम करता था, अंग्रेज ही हैं, लेकिन इसने भी इसी क्षेत्र में काम करना शुरू किया, और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किया। कौन? AO ह्यूम। यहाँ पे
सुन पहले आराम से, शांति। पहले यहाँ दे। आनंद मोहन बोस 1883 में कलकत्ता में मीटिंग कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। किस चीज के लिए? कि हम लोग मिल के क्या करते हैं, एक जुटता लाते हैं, एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो पूरे देश के राष्ट्रवादी शक्ति को एक में जोड़े। और उसी टाइम पर एक ब्रिटिश रिटायर्ड अधिकारी है जिसका नाम है एओ ह्यूम, वो भी इसी तरह के कुछ काम कर रहा है और उसने भी अपना एक संघ बनाया जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय संघ। कब बनाया? 1884। अब बोलो क्या बोले? पहले लिखा भारतीय राष्ट्रीय संघ 85। अरे तभी कांग्रेस बना कहाँ है? अभी भारतीय राष्ट्रीय संघ है, कांग्रेस के नाम लिए हैं हमें। इसी का नाम बदल के क्या रखा जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले अभी एक चीज जान लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय संघ है। 1884 में इसका गठन एओ ह्यूम कर दिए थे। उसके बाद देखो, इसके बाद पूरे वर्ष ह्यूम जो है, एओ ह्यूम, वो भारतीय नेता एवं भारत के वायसराय लॉर्ड डर्फिन से इस संबंध में विचार विमर्श किए। जो उस टाइम के यहाँ के वायसराय है उससे भी मिले और यहाँ के नेताओं से भी मिले और इस सब को मिला करके यहाँ पे इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी का भी समर्थन प्राप्त था। किनको? एओ ह्यूम को। तो ये कांग्रेस पार्टी का स्थापना के लिए भी विचार विमर्श कर रहे हैं। पहले अपना एक संघ बना लिए, सरकार से मिल रहे हैं, देश के नेताओं से मिल रहे हैं कि एक बड़ा सा पार्टी बनाया जाए। उस टाइम पे जो बड़े बड़े नेता हैं उनसे मिल रहे हैं और अंततः जाकर के 25 से 28 दिसंबर 1885 को पूना में भारतीय राष्ट्रीय संघ का बैठक प्रस्तावित हुआ। कहाँ बैठक होगा? पूना में ये बात प्रस्तावित हुआ कि हम लोग बैठक करेंगे, ठीक, 25 से 28 तारीख तक, 3 दिन के, और उस बैठक में हम इसका गठन करेंगे। ये बैठक कहाँ होना था? पूना में। लेकिन पूना में कहा गया? प्लेग। इस कारण से ये बैठक पूना में नहीं हुआ और ये बैठक कहाँ कर दिया गया? बंबई में। मुंबई में कहाँ? तो वहां पे एक कॉलेज है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। इस कहानी को समझो। 1884 में एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किए, सरकार से और यहाँ के नेताओं से मिले और मिल के अंततः ये विचार विमर्श हुआ कि ठीक है, पूना में 25 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक दिसंबर में 1885 में, यहाँ डेट दिया हुआ है तुमको, कि 3 दिन हम लोग को क्या चलेगा? मीटिंग चलेगा। लेकिन पूना में आ गया प्लेग। अब प्लेग था, तुमको एक तरह से बीमारी 2 तरह के होता है, एक वंशानुगत, एक जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? नाम नहीं याद आ रहा है। अरे एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति में ऐसे चला जाता है, अरे तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द नहीं याद आ रहा है। एक वंशानुगत होता है। अरे पूछो तो मैं क्लास में, हमको सब नहीं याद रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे कैसे पूछे हम, याद भी नहीं आ रहा है, दिमागवा में है, याद ना आ रहा है। तो चलो इधर देखो, बायोलॉजी वाला टीचर से पूछना, ठीक, हमको याद ना रहा है शब्द है। लड़का इधर देखो, हाँ, संक्रमण रोग मारेंगे, ये कहाँ बायोलॉजी पढ़ता है सर? संक्रमण रोग कहते हैं, एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति में जाता है। जैसे हाँ, जैसे अभी हमको सर्दी हो जाए, हमारे तो यहाँ से गया तुम्हारे पास, कल तुमको भी सर्दी, तो इसको संक्रमण रोग कहते हैं। तो प्लेग उस तरह की बीमारी था। कौन जाएगा वहाँ? कहा कि जगह शिफ्ट कीजिए दूसरे जगह। तो शिफ्ट कहाँ हुआ? मुंबई में। दोनों महाराष्ट्र में ही है, पूना मुंबई सब। तो मुंबई में कौन सा जगह? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहीं पे ये मीटिंग होना था। तो सोमवार के दिन था, 28 तारीख था, 12वां महीना था, साल था 1885। ये हो गया तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट। ऐसा सब तो 8वें से पढ़ते आ रहे हैं। और यही इसी दिन इसी जगह पे भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। इसीलिए इसके संस्थापक रूप में किसका नाम लिया जाता है? एओ ह्यूम का। ठीक, रख दिया गया। अब ये जो शब्द है कांग्रेस, वो कहाँ से लिया गया? तो कांग्रेस शब्द लिया गया है उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका के इतिहास में शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का मतलब क्या होता है?
और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए, वहां के संसद के भी नाम है कांग्रेस। जैसे हमने के संसद के संसदे नाम है, लोकसभा राज्यसभा है ना, एक साथ क्या कहते हैं उसको, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा को मिला के संसद। अमेरिका वाले संसदे का नाम है कांग्रेस, हमारे यहाँ पार्टी का नाम है कांग्रेस। ठीक, कांग्रेस का अर्थ लोगों का समूह। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका के इतिहास से। ठीक, 1885 में गठन हो गया। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट हो गया तुमको, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस पार्टी के प्रथम संस्थापक में एओ ह्यूम है, लेकिन अध्यक्ष कौन थे, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, व्योमेश चंद्र के तुमको WC करके भी आएगा, WC बनर्जी शॉर्ट में। ठीक, ये है किताब में एक जगह ऑब्जेक्टिव उसका गलत दिया हुआ है। आज जहां हमारे क्लास के लइकन कंफ्यूज हुआ 72 की 78, तो पहले गठन हुआ है या 72 पहले आता है? अरे पहले कांग्रेस की, पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ है? कांग्रेस की स्थापना तो पहले कौन होली रे? सविनय। कौन होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन पहले हो रहा है। हाँ, पी के आप हैं भोरे भोरे, पहले ही हुआ। अब पहले 72 की पहले 78, समझ गया? कंफ्यूजन खत्म, समझ गए? ना तो रट जो, कोई एक होकर रट जो, दूसरा का तो इसी पता हो जाएगा। समझ गए? अब देखो, जब इसका गठन हुआ तो शुरुआत में इसका उद्देश्य क्या था? शांति रहो, 6 गो पेज है, तनी तनी वो। सबसे पहले भारत के अलग अलग क्षेत्र से राष्ट्र हित में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको एक साथी संगठन में जोड़ दो। दूसरा चीज, देशवासियों के बीच मित्रता का और सद्भावना के भावना को बढ़ाइए। एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए जहां पे लोगों में मित्रता हो, सद्भावना हो, जहां पे धर्म, जाति, वंश के नाम पर कोई भी विद्रोह न हो, आपसी टकराव न हो, बल्कि उनमें भाईचारा हो। और जब भाईचारा के साथ एक होंगे तभी तो आंदोलन बड़ा बनेगा। ये 2 उद्देश्य हुआ। तीसरा उद्देश्य देखिए इनका क्या था? राष्ट्रीय एकता के विकास एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हर संभव प्रयास करना। जैसे राष्ट्रीय एकता आई, हमको राष्ट्रीय एकता लाना है, यानी देश के लोगों को एक में जोड़ना है, चाहे जिस विधि से जोड़े। ये था इनका। उसके बाद महत्वपूर्ण एवं आवश्यक विषयों के प्रश्न पर भारत के प्रमुख नागरिकों के बीच चर्चा किया जाएगा। जो बड़े बड़े उस टाइम के लोग हैं, नेता हैं, उन लोगों के साथ एकरा पर बहस किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, उसका पूरा लेखा जोखा तैयार किया जाएगा, ताकि जनता को विश्वास हो कि पार्टी सही तरीके से काम करेगी, हमको आजादी दिलाएगी, तभी तो लोग जुड़ेंगे। उसके बाद प्रार्थना पत्रों और समाचार है, देखो तो गलती में ये लिखा हुआ है, स्मारक पत्रों द्वारा वायसराय एवं उनकी काउंसलिंग से सुधारों हेतु प्रयास करना। हम सरकार से सुधार के प्रयास करेंगे, मांग करेंगे, लेकिन अब आंदोलन करके, झगड़ा करके, लड़ाई करके नहीं, लिखित रूप में पत्र दे देके, अहिंसा पूर्वक एकदम आंदोलन करके, एकदम नरम दल बन के, गरम बन के नहीं। ये इसका प्रारंभिक कुछ कार्य था कि यही सब काम हमको करना है। उसके बाद इसका काम खत्म हुआ। अब आ जाइए आप लोग कम्युनिस्ट पार्टी पर। बस 2 पेज भाई, कितना टाइम होते, बस 5 मिनट दो। 4 कहाँ है रे, छोटा छोटा है। सुने ना, शॉर्ट में बताते हैं कौची है। इसका गठन कैसे हुआ वही तो खाली जानना है। देखो, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ? जब फ्रांस की क्रांति हुई तब। किसका? वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के। और बाद में इसका विकास धीरे धीरे होने लगा। इसी का पर्यायवाची बन गया तुमको समाजवाद और साम्यवाद। और वामपंथ कहो, कम्युनिस्ट कहो, सब एक ही बात माना जाता है, एक दूसरे का पर्यायवाची। ठीक, 20वीं शताब्दी के जब शुरुआत हुआ था उसी टाइम से भारत में भी इसके विचारधारा फैल रहे थे। इसके विचारक यहाँ पे आ गए थे। और अभी हम बताएं कि कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भी इसके समर्थन में थे। बम्बई, कलकत्ता, कानपुर, लाहौर, मद्रास, इन सभी जगहों पे साम्यवादी विचारधारा वाले लोगों का सभाएं हो रही थी, मीटिंग हो रहे थे। ठीक, उस समय इन विचारों से जुड़े लोगों में मुजफ्फर अहमद, जो शुरुआत में भारत के जो साम्यवादी लोग हुए, जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थन करते थे, तो शुरुआत वाले में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे, मौलवी बरकतुल्ला, गुलाम हुसैन, ये सब प्रमुख लोग हैं जो साम्यवाद के समर्थक थे।
शुरुआत में, बाद में तो कई सारे और लोग आए, शुरुआत में यही लोग थे। इन लोगों ने अपने पत्रों के माध्यम से साम्यवादी विचारों को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, उसको देश में फैलाना शुरू कर दिया। परंतु रूसी क्रांति के सफलता के बाद इनको और ज्यादा यहाँ पे मनोबल बढ़ा, क्योंकि रूसी क्रांति सफल होने के बाद वो पूरा देश क्या बन गया था, साम्यवादी व्यवस्था वाला। तो इनको एक नया मौका मिला, रूस भी इस चीज को सपोर्ट करेगा, ठीक है बढ़ाओ साम्यवादी विचारधारा को। तो यहाँ पे तेजी से भारत में विचारधारा फैलने लगा था रूस के क्रांति के बाद। तो रूस के क्रांति के जब प्रभाव पूछेगा कि क्या पड़ा, तो उसमें लिख सकती है कि इससे अलग अलग देशों में साम्यवादी को फैलने में एक नया दिशा मिला, एक नई गति मिली, ये लिख सकता है, क्योंकि ये प्रभाव सब देशों पर पड़ा है। और सब न तो अपन भारत के नाम तो लिख ही सका। अभी देखिए ले लो आगे देखो, उसी समय 1920 में एक व्यक्ति है जिनका नाम है M.N. रॉय, पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। इन्होंने ही ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। ठीक, तो पूछा जाएगा ताशकंद में भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कौन किया था? M.N. रॉय। कब? 1920 में। ठीक, लेकिन भारत में जब एक और आएगा, राजनीति में पढ़ेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना दूसरा आएगा। दोनों तुमको ध्यान में रखना होगा, इतिहास और राजनीति वाला। जब वो पढ़ेंगे तब उसको देखेंगे। अभी के लिए आप यही याद रखिए कि सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ? ताशकंद में। कब हुआ? 1920 में। कौन किया? M.N. रॉय ने। ठीक, लेकिन अभी भारत में ये लोग छिपकर काम कर रहे थे, खुल्लम खुल्ला सामने आके नहीं कर रहे थे। फिर असहयोग आंदोलन आया और उसके दौरान पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें अपने विचारों को फैलाने का बहुत ही अच्छा मौका मिल गया। किनको? जो साम्यवादी विचारधारा के लोग थे उनको। ठीक, साथ ही ये लोग आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी जुड़ने लगे थे और यही इनके लिए एक बदनामी, एक दाग बन गया। ठीक, जिसके वजह से ये अपना प्रभाव नहीं जमा पा रहे थे। जो आतंकवादी यानी कि गरम दल वाले लोग थे उन सभी के साथ जुड़ गए। ये लोग लूट मार भी करते थे, अंग्रेजी खजाना को लूट लेते थे, हथियार लूट लेते थे। तो अंग्रेजी सरकार ने इनको आतंकवादी घोषित कर दिया। ठीक, ये चीज हो गया था। इसीलिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद सरकार ने इन लोगों का दमन करना शुरू कर दिया कि इन सबों को खत्म करो, लूट लेता है। और इसी के दौरान पेशावर संयंत्र केस जो 1922-23 की है, कानपुर संयंत्र केस 1924 और मेरठ संयंत्र केस 1929 से 33 के तहत कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 8 लोगों को। वो 8 लोग जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक थे और उन पर मुकदमा चलाया गया। जब उन पर मुकदमा चलाया गया और कुछ लोगों को उनमें से फांसी वगैरह हुई तो लोगों के बीच इनका प्रभाव जमा और लोगों ने उनको साम्यवादी शहीद कहे। जैसे भगत सिंह को भी पहले आतंकवादी बोलता था सब, लेकिन जब वो फांसी चढ़े उसके बाद वो तो हीरो बन गए, लोगों को आदर्श बन गए, लोगों की आदर्श बन गए। शब्दों के उच्चारण में बहुत गलतियां हो रही है, हमसे सुधार करना पड़ेगा। हाली हाली बोलने के चक्कर में हो जा रहा है, इत्मीनान से बोलना होगा। इसी दौरान हम लोग अभी पीछे पढ़े हैं कि कांग्रेस के लोग भी साम्यवादी का समर्थन कर रहे थे, जिसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इसी टाइम पे समर्थन मिला क्योंकि सरकार द्वारा जो यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया था उसको कांग्रेसों ने पारित होने से रोक दिया, नहीं होने दिया, और वो कहीं ना कहीं साम्यवादियों के समर्थन में ही किया गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे साम्यवादी के आंदोलन बढ़ रहा था। और तब देखो 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ? भारत में। नाम क्या है? सत्यभक्त, लेकिन राजनीति में नाम भी बदलेगा। अभी देखो 1920 में ताशकंद में मेन तुमको यही माना जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ है? 1925 में, लेकिन नाम ये वाला बदलेगा राजनीति में। राजनीति में आएंगे तब देखेंगे। यहाँ कौन है? सत्यभक्त। अपना ऑप्शन देख के टिक आउट करेंगे। अब इंग्लैंड के साम्यवादी दल ने भी भारतीय साम्यवादी दल में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। वहां भी साम्यवादी दल था, यहाँ भी था, तो दोनों एक दूसरे के समर्थन में आना शुरू कर दिया था। इस टाइम तक कई सारे मजदूर संगठनों का भी गठन हो चुका था। 1920 में हम अभी बताए हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी। 1926 में कहाँ गया? इसमें विभाजन हो गया था। 1929 में A.N.M. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन के गठन किया था। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की?
तो 1929 में एम.एन. जोशी ने इसकी स्थापना की थी। और इस तरह से यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा था, प्रचार हो रहा था। साम्यवादी मजदूरों पे अपना प्रभाव जमाने में सफल हो रहे थे, मजदूर और किसानों को अपने साथ जोड़ने में सफल हो रहे थे। और उसके बाद आगे देखो तो यहाँ पे किसान मजदूर पार्टी की स्थापना भी की जा रही थी। लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली बार किसान मजदूर पार्टी थी। अगर पूछा जाए कि भारत के पहला किसान मजदूर पार्टी कौन थी, तो उसका नाम है लेबर स्वराज पार्टी। तो इसका भी गठन हुआ था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बनी। ये जो अगर पूछा जाए कि किसानों का पहला, किसान मजदूर का पहला पार्टी कौन सा है, तो उसका नाम है लेबर स्वराज पार्टी। लेकिन ये छोटा सा पार्टी है। पूरे भारत के स्तर पर जो पहला किसान और मजदूरों का पार्टी बना है, उसका नाम है तुमको अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी। और इसका गठन कब हुआ था? दिसंबर 1928 में। ठीक ना। अब तक कांग्रेसियों पर भी साम्यवाद का भी प्रभाव एकदम स्पष्ट रूप से नजर आने लगा था। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव, इन सभी लोग, क्योंकि देखो आजादी से लेकर के वर्तमान तक में बात आ गई एकदम इधर तक। जयप्रकाश नारायण बहुत बाद में है, 1970 के दशक की बात हो रही है अब। तो यहाँ तक आते आते धीरे धीरे साम्यवादी का प्रभाव बढ़ रहा था। 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक। हालांकि 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कर दिया था। ठीक, शुरुआत से ही जयप्रकाश नारायण बहुत पहले से ही लड़ते आ रहे थे। जब छात्र आंदोलन हुआ था बिहार में, बिहार के हैं, राजनीति में पढ़ना है छात्र आंदोलन, उस टाइम तो वो बूढ़े हो चुके थे, जवानी से ही लड़ते आ रहे थे। 1931 में ही जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समाजवादी दल की स्थापना कर दिए थे। ठीक, आगे देखिए अंतिम लाइन है, एत्ती मुनि कहला इसे मुंह फुलैले बारू। अभी छोड़बो थोड़े। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान साम्यवादियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया था। साम्यवादी सब कांग्रेस के विरोध कर रहा था। कब? 1930 में, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है तब। क्यों? क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों और जमींदारों का समर्थन से चल रही थी जो मजदूरों का शोषण करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी तो काम में करता है किसके लिए? मजदूर और किसान के लिए। तो विचार में मतभेद आया कांग्रेस और साम्यवादी में। तो साम्यवादी दल वाले कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे विरोध करने लगे थे। कांग्रेस के वामपंथी दलों की भी आलोचना करनी शुरू की और कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। कौन? साम्यवादी दल जो वामपंथी हैं वो। यह वह दौर था जिसमें समाजवादी अपने को इससे अलग नहीं रख पाए। साम्यवादियों के कारण कांग्रेस में फूट का खतरा मंडराने लगा था। ऐसा लग रहा था कांग्रेस टूट जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता ही किसके समर्थन में थे? साम्यवादी के। आज कोई नहीं तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के ले लो। ठीक, तो ऐसा लग रहा था कि पार्टी टूट जाएगा, जिसकी एक परिणति सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के रूप में शुरू हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दिए थे कांग्रेस से अलग होके। कौन? सुभाष चंद्र बोस। कब? 1939 में। तो यहाँ तक था। शांति बेटो, कल हम लोग मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, स्वराज दल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के क्लास में आप लोगों को इतना ही था।